हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन ग्रुप जिसकी इस कंपनी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से अगर हम बात करें कि इस तरीके के बिजनेस में जो है डी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी और लॉकडाउन की वजह से जो है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जो है देखने के लिए नहीं मिली। कुछ असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स भी थे। उन सभी के बीच में अब देखते हैं किस तरीके के रहे L&T फाइनेंस होल्डिंग के रिजल्ट्स। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आज 5:07 पर बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई और 8:06 पर बोर्ड मीटिंग खत्म हुई। ये एक्सचेंजेस को कंपनी ने इन्फॉर्म किया। कंपनी के बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो बिजनेसेस इंक्लूड हैं इस बिजनेस के अंदर, उसमें L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा डेट, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पार्टनर ट्रस्टी यानी कि म्यूचुअल फंड्स बिजनेसेस भी सब इसके अंदर हैं। मुदित सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। इस तरीके से ये पूरा बिजनेस जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या कह रही है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेट, फर्स्ट कॉलम के अंदर 31 दिसंबर 20 की इंफॉर्मेशन है। दूसरे कॉलम के अंदर सितंबर 30 यानी कि जो 3 महीने थे तिमाही, यानी कि जो इससे पिछली तिमाही थे उसके फिगर्स हैं, और दिसंबर 31 2019 यानी कि कोरस्पोंडिंग पीरियड जो लास्ट ईयर के अंदर था उसकी इंफॉर्मेशन है। इनके बिजनेस के अंदर सबसे मेन बात क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इनका जो धंधा है वो पैसा उधार देने का है, उधार लेना उधार देना। ये पूरे बिजनेस के अंदर जो भी फंडिंग्स होती हैं जनरली ये बैंक से बोरो करते हैं, बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको जो है फाइनेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इक्विटी शोल्डर्स की कैपिटल होती है वो भी यूज़ होगी। अभी कंपनी नेक्स्ट वीक के अंदर एक बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और वो बोर्ड मीटिंग जो होगी उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी इस बात का फैसला करेगी कि राइट इशू के माध्यम से कुछ पैसा रेज किया जाए या ना किया जाए। तो देखिएगा, यहाँ से भी कि इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है। और जैसे RBI गवर्नर ने कहा था कि जो बैंक्स हैं वो प्रॉपरली कैपिटलाइज होने चाहिए, तो NBFC भी देखिएगा उसी राह पर चल रही हैं। पिछले 6 महीने के दौरान आपने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने भी राइट इशू के माध्यम से जो है पैसा इकट्ठा किया। तो अब ये कंपनी भी उसी राह पर जो है चलने की कोशिश कर रही है कि अपनी जो है बैंक फंडिंग्स की बजाय अपनी फंडिंग्स जो इक्विटी की वो रेज की जाए, जिससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इम्प्रूव की जा सके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ कि जो 17 को जो बोर्ड मीटिंग है जिसमें जो राइट इशू से संबंधित जो चीज़ें होनी है। राइट इशू का मतलब होता है एक ऐसा इशू जहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को शेयर्स जो है बाजार भाव से सस्ते भाव पे देती है, जिससे कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो भी सेम रह जाए और उसके साथ साथ कंपनी को भी पैसा मिल जाए। तो इसके ऊपर चर्चा जो है आगे चलेंगे तो फिर बात करेंगे। तो आज का जो पूरा एनालिसिस हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं। रिजल्ट के ऊपर फोकस करने से पहले देखिएगा, सबसे पहले रेवेन्यू के अंदर इंटरेस्ट इनकम म्यूटेड है। म्यूटेड मतलब जो दिसंबर 2019 में थी उतनी भी नहीं है, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही, उसके बराबर ही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें, टोटल इनकम जो पिछले साल 3630 थी वो इस बार सेम क्वार्टर के अंदर 3503 है, तो वहाँ से भी आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अदर इनकम्स का फिगर जो है मोर और लेस बराबर ही रहता है, तो पिछले साल के मुकाबले में हालांकि 13 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए हैं और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 18 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए हैं। कुल इनकम जो है पिछले साल से करीबन 114 करोड़ ज़्यादा है और पिछले साल के मुकाबले में पिछले क्वार्टर से 114 करोड़ ज़्यादा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में आप देखिएगा कि करीबन 113 करोड़ रुपए कम है। तो ये जो फिगर्स है ये आपको बताती है कि अभी बिजनेस जो है 2019 के लेवल पर भी नहीं आया है। और सीधी सी बात यह है कि इस बिजनेस के अंदर आप पैसा उधार देते तो बिजनेस ग्रो करता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, कि क्योंकि पुराने लोन चलते रहते हैं उनका ब्याज आता रहता है, तो नए लोन के ऊपर और एक्स्ट्रा ब्याज आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं तो नए लोन्स भी जो है कम जो है
दिए गए हैं, वो जो हम लोन की ग्रोथ बुक के अंदर भी देखेंगे। उधर से फाइनेंस कॉस्ट के अंदर अगर बात करें तो ब्याज भी कम दिया, और वहाँ पर कंपनी को पिछले साल के मुकाबले में करीबन 165 करोड़ की जो है गेन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा जो फीस और कमीशन एक्सपेंसेस हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है कंपनी जो है अभी एजेंट वगैरह की जो सर्विसेज है उनको नहीं ले रही है। नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज, तो जो फेयर वैल्यू चेंज जो है असेट्स की वैल्यू जो चेंज हुई उससे 51 करोड़ का लॉस है। नेट लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी, देखिएगा इसको आपने ध्यान से देखना है कि जो इनके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो इम्पेयरमेंट का लॉस है वो करीबन 81 करोड़ है। इम्पेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने लोन बांट रखे हैं वहाँ पर देखिएगा इस बार प्रोविजन बढ़कर आ रहा है, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में 604 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, वो अब बढ़कर 925 करोड़ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को पूरी एनालिसिस के अंदर अगर मैं कोई बात कहूं तो इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि जो 300 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी जो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यानी कि आज भी कंपनियों को अपने लोन्स को रिकवरी करने में प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट इनका बैड डेब्ट्स हो सकता है। ये कंपनी ने जो एडिशनल प्रोविजंस जो है देखिएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी 1.5 गुना प्रोविजन बन गया। ये ही सबसे बड़ा क्रक्स है इस पूरे रिजल्ट के अंदर कि कंपनी की असेट्स क्वालिटी खराब है, कंपनी का पैसा डूब रहा है और इस डूबने की वजह से ही देखिएगा कंपनी राइट इशू का यूज भी कर रही है। तो यहां पर आप देखिएगा कि कुल मिलाकर ये जो फिगर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको बात समझ में आएगी कि ये जो फिगर है 925 ये पिछले क्वार्टर में 64 थी और पिछले साल 481 थी, तो 604 के मुकाबले में भी 1.5 गुना बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये जो बैड लोन्स हैं ये अभी तक जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये समस्या आगे भी आएगी। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अच्छी कंपनियां जो है ये तो सारी चीज़ें अपने शेयर होल्डर्स को बताने की कोशिश कर रही हैं और कुछ कंपनियां जो है इसको नहीं बता रही है। तो ये जो है एक नेगेटिव आउटकम है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन बिजनेस ओवरऑल जो है इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो पेस में है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो एक्सपेंसेस हैं वो इसकी वजह से आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट देखिएगा जो पिछले साल 725 करोड़ था वो अब 348 करोड़ है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में हालांकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा और यहीं से जो है आपको कंफर्ट जो है मिल रहा है। तो पिछले साल के 2.95 की ईपीएस के सामने 1.45 और सेम पिछले क्वार्टर के मुकाबले में पिछले साल के कोरस्पोंडिंग क्वार्टर के मुकाबले में तो आप आधा हो गए हैं और इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आपको थोड़ा सा स्लाइटली जो है आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड है, लेकिन एसेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स अभी भी हैं। तो रिजल्ट के अंदर खास बात क्या है कि बिजनेस म्यूटेड है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, लेकिन डेट के फ्रंट्स के ऊपर जो है आपको रिकवरी करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए कंपनी ने एडिशनल प्रोविजंस बनाए हुए हैं। अब कंपनी ने क्या चीज़ें देखिए अपनी बताई है, देखिएगा जो भी कंपनी की हाईलाइट्स होती हैं तो वो उसमें अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताती हैं, लेकिन हमें एनालिसिस करने में वो चीज़ देखनी है जो हमारे काम की है। बिजनेस में बता रहे हैं कि हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट हुई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 51% रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देखिएगा जैसे कि रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो रूरल इकोनॉमी अच्छा करने की वजह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी ने भी क्वार्टर ये कह रहे हैं कि जो लोन है जो बांटने की गति है वो 51% जो है बढ़ी है और फार्म इक्विपमेंट्स और टू व्हीलर स्पेस के अंदर भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो फार्मर इक्विपमेंट्स 43% है, टू व्हीलर्स के अंदर 50% है। तो देखिएगा ये वो पीरियड था जहाँ पर कि क्यू ऑन क्यू बढ़ना था क्योंकि दीपावली का सीजन था, यहाँ पर काफ़ी जो है खरीदारी होती है। और NIMs जो है और फीस जो है 7.39% है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखिएगा इस बिजनेस में क्या है कि बहुत सारा पोर्शंस जो है वो सिक्योर्ड तो होता है, लेकिन जिन असेट्स के सामने है जो मोटर व्हीकल्स फाइनेंस की जो चीज़ें हैं तो उनकी रिकवरी करने में अगर आप जाओगे तो रिकवरी होती नहीं है और जो रिकवर करके आप चीज़ लाते हो वो वास्तव में डेप्रिशिएटेड होती है, तो उससे लोन की पूरी रिकवरी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है।
अब देखिएगा जो इनकी ग्रोथ स्टेज लोन्स हैं, यानी कि ग्रोथ स्टेज मतलब जो कि एक तरीके से एनपी हो गया, यानी कि जो बैड लोन्स है, वो कह रहे कि हमारा 5.94 से घटकर 5.12 है। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा भी अगर आप NS3 की भी जो असेट्स देखेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि 2.67 से घटकर 1.92 हो गई हैं। तो यानी कि जो इनके नेट प्रोविजंस हैं वो घट गए हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। कहते हैं कि पैट जो है 10% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो देखिएगा ये पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट पहले ही गायब हो चुका था, तो पिछले क्वार्टर से क्या कंपेयर करो, पिछले साल से कंपेयर करते तो पता चलता। तो सीधी सी बात ये है। तो ये जो सारी चीज़ें इनसे जो है आइडिया लगता है। इसके अलावा देखिएगा प्रोविजन कवरेज रेशियो इन्होंने इंप्रूव किया है, क्योंकि प्रोविजंस इन्होंने बढ़ाए हैं। प्रोविजंस क्यों बढ़ाए हैं भाई साहब, पैसा मिल नहीं रहा, तो उधारी जब रिकवरी नहीं होगी तो आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बिजनेसेस हैं वो ठीक है, लेकिन मार्जिन्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से कंपनी की बात करेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अच्छे से इनको जो है रेट करती हैं। और अगर आप यहाँ पे 21 में मुकाबले में अगर बात करें ग्रोथ स्टेज की, तो ये और यहाँ पर Q3 ऑफ 21 में, तो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज की जो असेट्स हैं यानी कि जो बैड है वो अभी भी देखिएगा 4935 है, तो पिछले बार से कम नहीं है। क्योंकि पिछले साल तो देखिए जो थी वो 5662 थी, लेकिन अब पिछले जो क्वार्टर में उसके मुकाबले में बढ़ गई है। स्टेज 3 में भी आपकी बढ़ गई हैं Q3 और 21 में। ग्रोथ स्टेज परसेंटेज में देखिएगा 5.19 थी, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है 5.12। नेट स्टेज जो है वो 1.67 थी, 1.92 है। तो इसका मतलब है Q3 ऑफ 21 में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्रोविजंस बहुत अच्छे है। प्रोविजन कवरेज रेशियो आपकी कितने परसेंट पे, 64% पे। तो देखिएगा पूरे बैलेंस शीट के अंदर जो सब रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद एक ही बात निकल कर आती है कि जो बिजनेस है उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट है, बिजनेस अभी म्यूटेड परफॉर्मेंस दे रहा है, और कंपनी को अपनी कैपिटल को एडिक्वेट करने के लिए राइट इशू का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जो मेरे व्यूज़ थे ये सब इंडिपेंडेंट व्यूज़ थे। आप किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशंस लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। अगर किसी भी तरीके की बाय या सेल करते हैं तो आपका देखिएगा रिस्क वो खुद का है। तो इसलिए मेरी किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और प्राइस जो है वो सब्जेक्टेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में भविष्य में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमी किस तरीके से करेगी, कंपनी की मैनेजमेंट के क्या एक्शन प्लान्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। अगर किसी भी तरीके की आप बाय या सेल इस सिक्योरिटी में आप करते हैं तो आपको ये रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।